नमस्कार साथियों, स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश और भारत का तटीय भाग। तो चर्चा करते हैं, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। साथियों, यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल के वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएं और इंडिया ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप इससे पहले की क्लास भी देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। देखिए, भारत का तटीय मैदानी भाग। भारत का तटीय मैदानी भाग, तट कौन सा है? आपको इस चित्र में तट दिखाई दे रहा होगा। ये देखिएगा, ये भारत का नक्शा है और इस नक्शे में गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का तट है। ये क्या है? भारत का तट। और आज की क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तटीय मैदानी भाग के बारे में। तो देखिए, गुजरात से लेकर के और गोवा के दमन तक कौन सा तट है? काठियावाड़ तट। गुजरात में सरक्रिक से दमन तक, गोवा के दमन तक काठियावाड़ तट या काकरापार तट है। और दमन से लेकर गोवा तक, यहाँ दमन से लेकर के यहाँ गोवा तक का जो तट है ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और गोवा से न्यू मैंगलोर तक, यहाँ गोवा से ये न्यू मैंगलोर तक कौन सा तट है? कन्नड़ तट है। और न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी, केप कोमोरन तक, यहाँ तक ये मालाबार तट है। कौन सा तट है ये? मालाबार तट। साथियों, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें। इन्हें आप लिखते हुए चले कि कहाँ से लेकर कहाँ तक कौन सा तट है। फिर देखिएगा, कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। और पुलिकट झील से गोदावरी नदी तक आंध्र प्रदेश तट, गोलकोंडा तट या उत्तरी सिरकार तट। पुलिकट झील से गोदावरी नदी तक। गोदावरी नदी से उड़ीसा तक का जो तट है उसका नाम है उत्कल तट या कलिंग तट। उत्कल तट या कलिंग तट। और गंगा सागर द्वीप से हुगली नदी तक का जो तट है उसे बोंगा तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बोंगा तट। दोबारा देख लें आप इसे। ये तो कौन सा तट हो गया? ये काकरापार तट है। ये कौन सा है? कोंकण तट है। ये कौन सा है? कन्नड़ है। और ये मालाबार तट है। यहाँ पर कौन सा? कोरोमंडल तट है। और यहाँ पर गोलकोंडा तट है, गोलकोंडा। और यहाँ पर ये उत्कल तट है, उत्कल। और लास्ट में बचा वो कौन सा है? बोंगा तट। लास्ट का बोंगा तट है। तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं इसको। काठियावाड़ तट या काकरापार तट गुजरात के सरक्रिक से लेकर के दमन तक का जो तट है वो काठियावाड़ या काकरापार तट के नाम से जाना जाता है। और काठियावाड़ तट पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। काठियावाड़ तट पर कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम पूछ लिया गया है एक पिछली एग्जाम में, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का उपनाम है या नया नाम है। अब आता है कोंकण तट। कोंकण तट महाराष्ट्र तथा गोवा की तटीय सीमा को कोंकण तट कहते हैं।
महाराष्ट्र एवं गोवा की जो तटीय सीमा है उसका नाम है कोंकण तट। और यह तट दमन से गोवा तक फैला हुआ है, दमन से लेकर गोवा तक। महाराष्ट्र के तट पर मुंबई बंदरगाह स्थित है। महाराष्ट्र के तट पर कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है किसे? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। गोवा के तट पर कौन सा बंदरगाह है? मार्मागांव बंदरगाह है। ये मार्मागांव बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह है। जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। और गोवा की प्रमुख नदी है मांडवी। गोवा की प्रमुख नदी कौन सी है? मांडवी नदी है। मांडवी नदी पर गोवा में एक जलप्रपात भी है जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात, जो कि गोवा में मांडवी नदी पर है। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? गोवा में मांडवी नदी पर। अब आता है कन्नड़ तट या कनारा तट। यह कर्नाटक का तट है। किसका? कर्नाटक राज्य का तट है जिसका नाम है कन्नड़ तट या कनारा तट। और यह गोवा से न्यू मैंगलोर तक फैला हुआ है। गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक फैला हुआ है कन्नड़ तट। शरावती जो नदी है ये कनारा तट पर समुद्र में मिलती है। शरावती नदी कनारा तट या कन्नड़ तट पर समुद्र में जाकर के मिल जाती है। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? जोग जलप्रपात या गरसोप जलप्रपात है, जिसका एक नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। राजा रानी जलप्रपात भी है इसका नाम। और कौन सी नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात के उपनाम क्या क्या हैं? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। गैरसोप जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात और राजा रानी जलप्रपात। न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। ये कर्नाटक के तट पर स्थित बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। और यह बंदरगाह भारत का कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह? कॉफ़ी बंदरगाह है। विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह, जो कि ब्राज़ील में है। विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह, जो कि ब्राज़ील में है। मालाबार तट की बात करते हैं अब। मालाबार तट, ये केरल के तट को मालाबार तट भी कहते हैं। केरल के तट का नाम क्या है? मालाबार तट। और यह न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक विस्तृत तट है। मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध तट कोच्चि बंदरगाह से निर्यात होता है। यहाँ पर मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध तट कौन सा है? मालाबार तट है। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। ये रेलवे की एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? कोच्चि बंदरगाह को। अंग्रेज़ों का प्रिय जो मसाला था वो काली मिर्च, वो यहीं से सप्लाई होता था, यहीं से निर्यात किया जाता था। और इस तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है। कौन से तट पर? मालाबार तट पर वर्षा करता है। अब आता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक, यो कहें कि कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक फैला हुआ तट है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी पूर्वी जो मानसून है, शीतकाल में जो वर्षा करता है, वो शीतकालीन मानसून सर्वाधिक वर्षा इसी तट पर करता है। कौन से तट पर? कोरोमंडल तट पर। शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस तट पर होती है? तो कोरोमंडल तट पर शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा
होती है। मन्नार की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरन बंदरगाह है। इसे भारत का मोती बंदरगाह भी कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी में है एक बंदरगाह जिसका नाम है तूतीकोरन बंदरगाह है। तूतीकोरन बंदरगाह का उपनाम क्या है? भारत का मोती बंदरगाह है। भारत का मोती बंदरगाह इसका उपनाम है। और मोतियों का शहर किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर। और श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती। गिरते हुए आंसुओं का देश श्रीलंका। रत्नों का देश श्रीलंका। अब आता है गोलकोंडा तट। गोलकोंडा तट या उत्तरी सिरकार तट, यह आंध्र प्रदेश का तट है। आंध्र प्रदेश राज्य के तट को कहते हैं गोलकोंडा तट। इसका विस्तार पुलिकट झील से गोदावरी डेल्टा तक है। गोदावरी नदी के डेल्टा तक इसका विस्तार है गोलकोंडा तट का। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो इस तट पर सबसे प्रमुख बंदरगाह है गोलकोंडा तट पर। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा मतलब सबसे ज़्यादा गहराई समुद्र में कहीं है तो विशाखापट्टनम बंदरगाह में है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है यहाँ से यह डॉल्फिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। डॉल्फिन की पहाड़ियाँ। और एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। अब आता है उत्कल तट। उत्कल तट जिसे कलिंग तट के नाम से भी जाना जाता है, यह उड़ीसा राज्य का तट है और गोदावरी डेल्टा से गंगा सागर द्वीप तक विस्तृत है, फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? गोदावरी नदी डेल्टा से और गंगा सागर द्वीप तक। और उत्कल तट का प्रमुख बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, जो कि लौह बंदरगाह भी है। कौन सा बंदरगाह है? लौह बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। पारादीप बंदरगाह से जापान को क्या निर्यात करते हैं? तो लौह अयस्क निर्यात करते हैं। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? ये उत्कल तट या कलिंग तट पर है। और अंतिम तट आता है अपना बोंगा तट। यह पश्चिम बंगाल का तट है और गंगा सागर द्वीप से हुगली नदी तक फैला हुआ है। गंगा सागर द्वीप से हुगली नदी तक फैला हुआ है। नाम क्या है इसका? बोंगा तट। पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा को बोंगा तट के नाम से जाना जाता है। और हुगली नदी जो कि गंगा की वितरिका है, हुगली नदी गंगा की वितरिका, हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह भी स्थित है। इस बोंगा तट के पास में हुगली नदी है और हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह भी है। कोलकाता जो बंदरगाह है इसे भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह को भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। एकमात्र भारत का नदीय बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है। तो अब पढ़ते हैं उत्तर का मैदानी भाग। भारत के उत्तर का मैदानी भाग जो कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, अपरदन से बना है, वो उत्तर का मैदानी भाग है। साथियों, हमारी क्लास का ध्येय है नो बकवास सीधी काम की बात। आपने अब तक की सभी वीडियो में देखा होगा मैंने वीडियो के मध्य कोई बातचीत नहीं की है, सीधी अपने टॉपिक पर आया हूँ और अपना टॉपिक ही कंप्लीट करवाया है। कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान देना मेरा लक्ष्य है और मैं इसी लक्ष्य को साथ लेकर चल रहा हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आपसे जो वीडियो को शेयर करने की बात कहता हूँ वो मैं
बिल्कुल वीडियो के लास्ट में कहता हूँ। साथियों, इतना तो मेरा भी हक बनता है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स तैयार कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, किस परिस्थितियों में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना तो हक है कि आप एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। तो प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर का मैदानी भाग। मैदानी भाग दो प्रकार से बना है, अपर्दन द्वारा और अवसादों के निक्षेपण के द्वारा। अपर्दन के द्वारा और अवसादों के निक्षेपण के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। उत्तर का जो मैदानी भाग है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। और उत्तर का मैदानी भाग जिसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व 3200 किलोमीटर तक है। पश्चिम से पूर्व 3200 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है उत्तर का मैदानी भाग। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक है। 150 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और गहराई की हम बात करें तो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक इसकी गहराई है। उत्तर के मैदानी भाग को सबसे ऊंचा भाग, उत्तर के मैदानी भाग का सबसे ऊंचा भाग है कौन सा? अंबाला सहारनपुर क्षेत्र। अंबाला सहारनपुर क्षेत्र। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर का मैदानी भाग है क्या। देखिए, ये अपना भारत है ना। तो ये जो भाग है ना, ये यहाँ तक जो नदियाँ आ रही है, नदियों के द्वारा लाया गया है ये, तो इसका जो निर्माण हुआ है इसी की बात अभी चल रही है, उत्तर के मैदानी भाग की। तो उत्तर का मैदानी भाग सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। और उत्तर के मैदानी जो भाग है उसकी लंबाई चौड़ाई हमने पढ़ ली। उत्तर के मैदानी भाग का सबसे ऊंचा जो भाग है वो अंबाला सहारनपुर क्षेत्र है। अंबाला सहारनपुर क्षेत्र, इसकी ऊंचाई 291 मीटर है। कितनी है? 291 मीटर। और इसीलिए यह भाग एक जल विभाजक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जल विभाजक का, मतलब जो नदियाँ आ रही है उसका डिवाइडेशन जो करता है वो है। उत्तर के मैदानी भाग की औसत ऊंचाई 200 मीटर है। उत्तर के मैदानी भाग की औसत ऊंचाई 200 मीटर। और उत्तर के मैदानी भाग को 3 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। देखिए क्या है ये भाबर। शिवालिक पर्वत की तलहटी में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक कंकर पत्थरों की एक पट्टी पाई जाती है। जैसे ये नदी आई, ठीक, अब नदी आएगी तो कंकर पत्थर भी आएंगे, साथ में आएंगे ना। अब यहाँ पर ये इकट्ठे हो गए, मान लीजिए ये थोड़ी चढ़ाई थी तो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब जैसे जैसे पानी आएगा यहाँ तक दिखाई देगा, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देगा और ये पानी नीचे 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 आगे तक बढ़ जाएगा, क्योंकि कंकर पत्थर है। तो यही कहलाता है भाबर। तो शिवालिक पर्वत की तलहटी में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी कंकर पत्थरों की एक पट्टी पाई जाती है, जिसमें नदियाँ प्राय विलुप्त हो जाती है। इस क्षेत्र को ही कहते हैं भाबर। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं तराई क्या है। तराई भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर, भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, जिसमें बारीक मिट्टी का जमाव होता है। बारीक मिट्टी का जमाव होता है। इस मिट्टी में नदियों के जल की अधिक उपलब्धता रहती है। अब मिट्टी के ऊपर तो जल आपको दिखेगा, लेकिन कंकर पत्थरों पर आपको जल नहीं दिखेगा। तो इसको बोलते हैं तराई। इस भाग में अत्यधिक वनस्पति, अब मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर पानी है तो वनस्पति तो दिखेगी आपको, और वन्य जीव भी पाए जाते हैं।
जलोढ़ जो मैदान है यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना है। और जलोढ़ मैदान ये मिट्टी के बने होते हैं। इसमें दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक तो बांगर और एक होती है खादर। क्या होती है बांगर और खादर? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कि कम उपजाऊ होती है उसको बोलते हैं बांगर, बांगर बगड़ गया तो। और नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, इसको बोलते हैं खादर। भाई नई मिट्टी है तो उपजाऊ होगी, पुरानी मिट्टी के तो क्या तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो कम उपजाऊ रह जाती है। अब देखिए कैसे, यहाँ से नदी आई और नदी आएगी तो मिट्टी भी साथ में लाएगी, यहाँ जमा हो जाएगी मिट्टी, ठीक। फिर दोबारा पानी आएगा, फिर जमा हो गई, फिर पानी आएगा, फिर जमा हो गई, इस प्रकार से जमा होती चली जाएगी। लेकिन जब नया पानी आएगा वापस आएगा, फिर यहाँ ऊपर ऊपर खादर रह जाएगी, ऊपर ऊपर क्या रहेगी? खादर। फिर आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ रहेगी खादर, और फिर ये आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना, यहाँ हो जाएगी बांगर। क्या हो जाएगी? बांगर। तो खादर और बांगर, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। बांगर किसे बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो कि कम उपजाऊ होती है। खादर बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो कि अधिक उपजाऊ होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जाए तो आप ध्यान रखें, ये वही प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अब आती है रेह मृदा। अत्यधिक जल भराव के कारण मृदा की जो ऊपरी सतह है उस पर नमक की सफ़ेद परत जम जाती है, जिससे यह मृदा बंजर हो जाती है, इसको बोलते हैं रेह मृदा। मतलब अत्यधिक जल भराव के कारण मृदा की ऊपरी सतह, मिट्टी के जो ऊपर का जो भाग है ना, उस पर नमक की परत जम जाती है, उसी को बोलते हैं रेह। अब आता है भूड मृदा। इस भाग में उपजाऊ मिट्टी की परत अपरदित हो जाती है और कंकड़ पत्थर युक्त पथरीली परत शेष रह जाती है, जिसे भूड कहते हैं। गंगा, रामगंगा के मैदानी भाग में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? भूड मिट्टी है, भूड मृदा। और अब आता है उत्तर के मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के मैदानी भाग को कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? पंजाब का मैदानी भाग, राजस्थान का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। उत्तर के मैदानी भाग को कितने भागों में बांटा गया? 4 में। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना दोबारा आए तो पंजाब का मैदानी भाग, राजस्थान का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी भाग। तो चलिए चर्चा करते हैं। पंजाब का मैदानी भाग, इस भाग का जो निर्माण है सिंधु नदी व उसकी 5 सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। और 5 सहायक नदियां निम्न हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पंजाब का जो मैदानी भाग है, इस भाग का निर्माण सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उससे बना है। कैसे? देखिएगा। और इस क्षेत्र की जो नदियां हैं या जो भूभाग है उसे दोआब के नाम से जाना जाता है। मतलब 2 नदियों के बीच का भाग दोआब। आब यानी क्या होता है? जल। आब यानी जल। और 2 नदियों के मध्य का जल है तो दोआब कहलाएगा। पंजाब के मैदान का जो निर्माण है वो किन से हुआ है? 5 दोआबों से हुआ है। देखिएगा कौन कौन से 5 दोआब। देखिए 5 जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? सिंधु और झेलम नदी के मध्य का जो दोआब है उसका नाम है सिंध सागर दोआब। ये सिंधु, ठीक, ये झेलम। इनके मध्य में ये जो भूभाग है, जो मैदानी भाग है, इसका नाम है
सिंध सागर दोआब। क्या नाम है इसका? सिंध सागर दोआब। अब देखिएगा, झेलम चिनाब नदी के मध्य चाज दोआब। ये देखो, ये झेलम, ये चिनाब, इनके मध्य में कौन सा? चाज दोआब। फिर देखिएगा, चिनाब रावी नदी के मध्य में रचना दोआब। ये चिनाब है, ये रावी है, इनके मध्य में कौन सा दोआब है? रचना दोआब। फिर देखिएगा, रावी व्यास नदियों के मध्य में बारी दोआब। ये रावी है, ये व्यास है, और ये बीच का भाग है, ये कौन सा? बारी दोआब। फिर देखो, व्यास सतलज नदी के मध्य में बिष्ट दोआब। ये व्यास है, ये सतलज है, इन दोनों के मध्य में कौन सा दोआब? बिष्ट दोआब है। कौन सा दोआब? बिष्ट दोआब। तो यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। सिंध सागर दोआब, चाज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब और बिष्ट दोआब किन नदियों के मध्य में है? तो आपको इन नदियों को याद रखना है, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ। तो इस प्रकार से पंजाब का मैदानी भाग हो गया। तो पंजाब के मैदानी भाग में खादर को एक स्थानीय नाम से जाना जाता है जिसका नाम है बेट। खादर जो भूमि है उसे बेट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जो मैदानी भाग है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक इस फैला हुआ है। इस मैदान के 2 भाग हैं। कौन कौन से? मरुस्थलीय भाग और दूसरा राजस्थान बांगर भाग। राजस्थान बांगर मरुस्थलीय भाग यह है मारवाड़ के मैदान का भाग है। इस भाग में बालू अधिक होने के कारण बालू का स्तूप पाए जाते हैं। साथियों, जो राजस्थान के हैं उन्हें सबको पता है कि मरुस्थल में बालू का स्तूप है। रेत है तो बालू का ही रहेगी। इस भाग में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और इस क्षेत्र में अत्यधिक बाष्पीकरण होता है, पाया जाता है। इस भाग में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक है, जैसे सांबर, कुचामन, पंचपदरा, लूणकरणसर इत्यादि। ये राजस्थान का भूगोल जब हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे इसे। राजस्थान बांगर राजस्थान के मैदान का उत्तरी पूर्वी भाग राजस्थान बांगर कहलाता है। उत्तरी पूर्वी भाग, ये वाला जो भाग है, जैसे ये कंप्लीट है और इसमें उत्तरी पूर्वी ये आएगा, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान बांगर। लूनी नदी इस भाग की प्रमुख नदी है। लूनी नदी इस भाग की प्रमुख नदी है। अब आता है गंगा का मैदानी भाग। गंगा नदी का मैदानी भाग, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था पिछली बार भी, वापस पूछा जाए तो आप ध्यान रखें क्या था प्रश्न। देखिएगा, गंगा के मैदानी भाग के 3 भाग हैं। एक तो है उत्तरी गंगा का मैदानी भाग, मध्य गंगा का मैदानी भाग और निम्न गंगा का मैदानी भाग। उत्तरी गंगा का मैदानी भाग रेतीली मिट्टी से बना है, मध्य गंगा का मैदानी भाग सिल्ट से बना है और निम्न गंगा का मैदानी भाग दोमट या चिकनी मिट्टी से बना है। ये गंगा नदी है। गंगा नदी आई, कंकर पत्थर लाई, फिर छोटे छोटे कंकर, फिर महीन कंकर, फिर उससे भी महीन, फिर ये जल, तो ये जमते हुए चले जाते हैं। गंगा के मैदानी भाग को 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, उत्तरी गंगा का मैदान, यह भाग रामगंगा, गोमती और यमुना नदी के द्वारा बनाया गया है। गंगा यमुना के बीच जो दोआब है उसे रोहेलखंड दोआब कहा जाता है। गंगा और यमुना नदी के बीच का जो दोआब है
उसे किस नाम से जाना जाता है? रुहेलखंड दोआब। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जाए तो आप अवश्य ध्यान रखें। उत्तरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है और इस भाग में रेतीली मिट्टी की अधिकता के कारण कम उपजाऊ है। यह भाग हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है और गेहूं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है इससे, ऊपरी गंगा के मैदानी भाग से। और मध्य गंगा का जो मैदानी भाग है अवध से मगध तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच में स्थित है, फैला हुआ है। और इस भाग में सिल्ट मृदा की अधिकता है। कौन सी मृदा? सिल्ट मृदा की अधिकता है। यह भाग घाघरा नदी, कोसी नदी, सोन नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। कौन सा? मध्य गंगा का मैदान घाघरा, कोसी, सोन नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से। यह भाग ऊपरी गंगा मैदान की तुलना में अधिक उपजाऊ है। ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया था। रीट अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा का कौन सा मैदान अधिक उपजाऊ है? तो मध्य गंगा का मैदान अधिक उपजाऊ है। निम्न गंगा का मैदान यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह भाग तीस्ता नदी तथा सुंदरबन डेल्टा से बना है। तीस्ता नदी तथा सुंदरबन डेल्टा से बना है और पश्चिम बंगाल में स्थित है यह। इस भाग में चिकनी मिट्टी तथा दोमट मिट्टी पाई जाती है। चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती है और दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, सभी को पता है इस बात। और धान की खेती मतलब चावल की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है, निम्न गंगा के मैदान में पाई जाती है। अब आता है ब्रह्मपुत्र व असम का मैदान। ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेक धाराओं में बट जाती है, जिसे नदीय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेक धाराओं में बट जाती है, जिसका नाम नदीय द्वीप कहलाता है। और नदीय द्वीपों में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। और ये माजुली कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है यह द्वीप। कहाँ पर है ये? असम राज्य में है माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी असम में रेंप घाटी से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में रेंप घाटी से होकर के बहती है और भारत में सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त जो राज्य है वो असम ही है। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है वो असम राज्य में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो इस प्रकार से आज की क्लास में ये उत्तर का मैदानी भाग भी हो गया और तटीय मैदानी भाग हो गए। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप। जल्द ही कल अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी भारत के द्वीप पर। बने रहिए चैनल पर अंत तक। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। थैंक यू।